अच्छा अतर कादरी साहब, ये कोई बात वाकई है या नहीं है कि सोहेल आफरीदी साहब भी अब बड़े मफाहमाना अप्रोच उन्होंने अपना ली है और कुछ रियलिटी चेक उनके पास भी है और उनको लगता है कि वो वही बाय एंड लार्ज कर रहे हैं जो गंडापुर साहब की पोजीशन थी। गलत नहीं है, जारी बात है, वज़ीर आला है, कुछ रियलिटी चेक वाकई भी मिलते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है या उनकी मुज़ाहमत और वो जो सब कुछ कर रहे हैं, ललकारते हैं, वो उसी तरह आपके नज़दीक जारी रहेगा? देखिए, मेरे ख्याल में सोहेल आफरीदी साहब जो हैं ऑब्वियसली इस निज़ाम का हिस्सा हैं। इस वक्त हुआ ये है कि पहले जिस पार्टी को निकाला जाता था वो सिस्टम से आउट हो जाती थी। इस दफ़ा चाहते हुए भी सिस्टम उनको आउट नहीं कर सका। सिस्टम ने तो अपनी पूरी कोशिश की। आप देख लें कि काजी फायज़ ईसा साहब ने जो फ़ैसला दिया, उनसे इंतखाबी सिंबल ले लिए गए। अब गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी वही हो रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अभी भी सिस्टम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, तो उनसे ये तवक्को रखना कि वो बहुत ज़्यादा सिस्टम के ख़िलाफ़ चले जाएंगे, वो मुमकिन नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है, पार्लियामेंट के अंदर उनके सबसे ज़्यादा MNA थे जब इंतखाबात हुए। उसके बाद जिस तरह मखसूस सीटें बांटी गईं, जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। आपने पहले जो हमने बात की जमहूरी रवायात की, क्या पाकिस्तान की जमहूरियत या दुनिया की जमहूरियत में कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जर्नल सीटें कम हों और आपको मखसूस सीटें ज़्यादा दे दी गई हों? वो जमात जिसकी 2/3 अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उसको एक भी मखसूस सीट नहीं मिली। तो मुझे नहीं लगता कि सोहेल आफरीदी साहब कोई बहुत ज़्यादा सिस्टम के साथ मिल के चल रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा हैं तो उनको ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। जहाँ तक मुज़ाहमत का ताल्लुक है, जो उनका वज़ीर आला बनना है वही सबसे बड़ी मुज़ाहमत है। जब वो वज़ीर आला बनने वाले थे तो किस किस्म का बयानिया था, किस किस्म की बातें थीं, वो भी आपके सामने थी। तो मुझे ये लगता है कि वो जो अपोजिशन की सियासत कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके कारकुन उससे उतने मुतमिन ना हों, लोग चाहते हों कि वो मज़ीद मुतहरिक किरदार अदा करें, लेकिन जो जिस तरह वो सियासत कर रहे हैं और ईद से पहले हमने जो चीज़ें देखी, एहतजाज वगैरह भी हुआ, तो मुझे तो यही लगता है कि जिस पेस पे चीज़ें चल रही हैं वो उसी पेस पे चलती रहेंगी, जिसमें आपको एहतजाज भी नज़र आएगा, छोटी मोटी मुज़ाहमत भी नज़र आएगी और सिस्टम के अंदर रह के वो जो काम कर रहे हैं वो भी आपको चलते हुए नज़र आएंगे। अच्छा आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि आपके पास खबरें भी बहुत सी होती हैं, बट क्या आप एग्री करते हैं कि जो बताया गया हमारे कलीग्स की जानिब से ऐसा ही है? देखें, अली अमीन गंडापुर को कहते थे कि जी वो कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन इमरान खान ने जब मैसेज दिया तो उसने रिज़ाइन कर दिया कि उसके पास कोई वो नहीं थी। सोहेल आफरीदी तो बिल्कुल पॉलिटिकल कैरियर ही नया है। वो ILF से आए थे, सॉरी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, ISF से, और वो इमरान खान के साथ थे, खड़े हैं, बड़े मजबूत, बड़े वो जो एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानात भी देते हैं। लेकिन एक तासुर बिल्कुल बन गया है कि पहले वो कहते थे मैं कैबिनेट भी नहीं बनाऊंगा, मैं बजट भी नहीं पास करूंगा, तो सारे काम किए। फिर अब कल से ये चल रही है कि जी चूँकि 27वीं आईनी तरमीम में 7 मुशीर रखे गए थे और उन्होंने 6 मुशीर रख के 27वीं आईनी तरमीम को मान लिया। अच्छा भाई, मुझे कोई पूछे कि भाई जब आइन में तरमीम हो गई तो मानने ना मानने से क्या फ़र्क होता है? जब आइन और कानून बन गया तो वो बन गया। अब उन्होंने 6 ले लिए, बिल्कुल उसके बारे में ये तासुर बनाया ज़रूर जा रहा है कि वो कंप्रोमाइज़्ड हैं। अब उनके ऊपर प्रेशर आया तो वो मंगल को आ जाते हैं। अब 2 दफ़ा हो गए कि हम तो अपने लीडर से मिलने आ रहे हैं, प्रेशर आ रहा है। ये मिक्स चलती है, जैसे अली अमीन गंडापुर के बारे में चलती थी, सोहेल आफरीदी के बारे में चलती है। इमरान खान का जिस दिन को मैसेज आएगा तो सोहेल आफरीदी को अगर वो हटाएंगे तो वो भी नहीं रह सकेंगे। न्याय साहब, आप क्या समझते हैं सर कि ये वाकई ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है, या डू यू सी देयर समथिंग मोर टू इट? देखिए जी, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी हैं, मैं पहले दिन से इनको अली अमीन गंडापुर वर्जन 2 समझता हूँ। ये जो होता है ना, ताकतवरों से मुक़तदरा से टक्कर लेना, ये बहुत गैर मामूली काम है। ये इस मुल्क में 2-4 लोगों ने आज तक किया है। नवाज शरीफ साहब ने की है, बड़े जुर्रत के साथ की है। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जुर्रत से की है। मैं बेनज़ीर का नाम बिल्कुल नहीं लूँगा। हमेशा उन्हें मुफाहमत की है, इक़्तिदार मिला है तो भी बहुत अकोमोडेट करती रही हैं। नवाज शरीफ साहब अलबत्ता डट जाते थे, और अब एक लीडर अब है जो मुज़ाहमत कर रहा है। अब ये तवक्को करना कि सोहेल आफरीदी साहब कोई बतले हुर्रियत बनेंगे या कोई एक उन्होंने इनकलाबी रहनुमा के रूप में आएंगे, नहीं। वो ये जो है ना, ब्लो कोल्ड ब्लो हॉट, ये जो था अली अमीन गंडापुर का भी, कफन बांध के आएंगे, ललकार के आएंगे, पंजाब को तबाह कर देंगे, ये वही उसी को ज़्यादा भोंडे तरीके से करेंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर बहरहाल इनसे हर लिहाज से, कैपेसिटी के लिहाज से सोहेल साहब से वो ज़्यादा था। तो मैं नहीं समझता कि मुज़ाहमत करेंगे। जो मुज़ाहमत करेंगी वो एक नुमाइशी होगी, और एक दर्शनी पहलवान है, नुमाइशी पहलवान है,
बाकी किसी ने सारे के सारे कंप्रोमाइज़ हैं। तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत उसी तरीके से कंप्रोमाइज़ है जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब और बाकी मुस्लिम लीग के लीडर जो हैं वो कंप्रोमाइज़ थे। ये भी बिल्कुल वैसे कंप्रोमाइज़ हैं ये, और पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा नहीं है। ये एक हमेशा से ही ये की स्टोरी बार बार दोहराई जाती है कि पार्टी जो है वो बासानी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अच्छा मरियम मेमन साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या आप एग्री करती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इतने बड़े अवामी मैंडेट को वो किसी तरीके से सियासी तौर पे इस्तेमाल करने की जो एक पोटेंशियल होता है, जो एक कैपेसिटी होती है, वो हमें नज़र नहीं आ रही है। और ये तहरीक इंसाफ का अलमिया इसलिए भी क्योंकि इमरान खान साहब तमाम फैसले खुद करते हैं। जब 9 मई हुआ उसके बाद उनकी जो सेकंड टियर और थर्ड टियर पूरी क़यादत को जब सियासत से फारिग किया गया तो खला पैदा हुआ, और हमें वो नज़र आता है कि भाई वो कोई सियासी तौर पे मैच्योर लोग मौजूद नहीं हैं जमात के अंदर। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब किसी को एम्पावर भी नहीं करते हैं, तमाम फैसले वो खुद करते हैं, अपने हाथ में रखते हैं। तो इस वजह से जब उनका राब्ता दुनिया से बाहर से कट जाता है तो पार्टी डिसफंक्शनल सी हो जाती है, जो हमें इस वक्त नज़र आ रहा है। और पार्टी के अंदर जो मिनी धड़े हैं जिसमें कलीमा बेगम का है और बाकी जो और लोग हैं अपना अपना छोटे छोटे ग्रुप्स रखते हैं, फिर वो आपस में इन फाइटिंग करते हुए नज़र आते हैं, जो ऐसा इस वक्त हो रहा है। सो जब जमात की क़यादत एक सिंगल टियर उस पे आइडियोलॉजी पर ऑपरेट करती है और फिर उस टियर का यानी कि जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है उसका बाकी पार्टी से राब्ता काट दिया जाए, तो फिर वही होता है जिस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। और फिर इस वक्त सिर्फ अपनी पॉलिटिकल बका की जंग बड़ी मुश्किल से वो लड़ रही है। हम फिलहाल मज़ाहमत की तो ना उनमें इस वक्त सलाहियत है, ना कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन है, और फ्रैंकली इस वक्त निज़ाम जितना हमें बज़ाहिर मजबूत नज़र आता है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ाहमत की कोई गुंजाइश भी नहीं। अतर काज़मी साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम हुई, इनमें बड़े मेजर फंडामेंटल चेंजेस हुए, सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट हो गए, जो अदलिया है उनके, आपके नज़दीक इसमें तब्दीली होगी, इसका कोई फ़ायदा होगा जमहूरी इदारों को या नहीं? 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद क्या आइनी इदारे मजबूत हुए, ये क्वेश्चन देखें जो हुक्मरान हैं उनको खुद से करना चाहिए। 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बाद क्या अदलिया पाकिस्तान की मजबूत हुई? क्या वो जो एक नारा था या जो एक बहस थी कि भाई अदलिया के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है और आइनी जो मुकदमात हैं वो हमने आइनी अदालत में भेजने हैं, उसके बाद से कितने आइनी मुकदमात वहाँ पे भेजे गए? क्या उसके बाद से अदलिया के अंदर जो मुकदमात की पेंडेंसी थी वो कम हो गई? क्या उसके बाद जो है अदलिया का जो किरदार था वो मज़ीद मुतहरिक हो गया? जब आप जमहूरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं उसमें अदलिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है। क्या इस वक्त आपको अदलिया का वो किरदार नज़र आ रहा है? आप सिर्फ पंजाब की मिसाल ले लें, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये मुतालबा करता है, उसने पूरी रिपोर्ट जारी की है कि चंद माह के दौरान पंजाब के अंदर CCD ने कितने 100 बंदों को मुबैना पुलिस मुकाबलों में मार दिया। इसकी आला अदालती तहकीकात होनी चाहिए।